नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। मतदान के ठीक 72 घंटे पहले हमेशा की तरह ओपिनियन पोल आ गया और पोस्टर ने एनडीए को बम्पर बहुमत से जिता भी दिया है। वैसे आज की तारीख में ये कथित मीडिया, ये रेटिंग एजेंसी, ओपिनियन करने वाले कंपनी, इन लोगों का बस चले तो स्टूडियो में बैठ करके ये लोग सरकार भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वैसे एक कानून है कि मतदान के 72 घंटे के अंदर कोई ओपिनियन पोल नहीं आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि चुनाव आयोग को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और चुनाव के 1 महीने पहले, 1 महीने के अंदर तमाम ओपिनियन पोल को बैन करना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया था कि इस ओपिनियन पोल का धंधा इस देश में करीब करीब 800-900 करोड़, ये इनफैक्ट पिछले साल का आंकड़ा है, यह धंधा बढ़कर के 1500 से 1800 करोड़ के आसपास हो चुका होगा। इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं? मैंने एक वैगन इफेक्ट की बात बताई थी कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। अब आप सोच करके देखिए कि 72 घंटे का समय है और आपने मतदाताओं के मस्तिष्क पर एक साइकोलॉजिकल बॉम्बार्डमेंट किया है। मुझको नहीं पता है, या फॉर दैट मैटर किसी को पता होना भी नहीं चाहिए, अच्छे डेमोक्रेसी की यह पहचान भी है कि कौन जीत रहा है। क्योंकि अगर आप ही बता दें कि कौन जीत रहा है तो फिर चुनाव होने की जरूरत क्या है। ये डेमोक्रेसी का एक विभत्स, विकृत और अत्यंत दुखद पहलू है जो ओपिनियन पोल के रूप में सामने आते हैं। आप इस ओपिनियन पोल के बारे में यूँ समझें, मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ, मेरी उम्र 60 साल से अधिक हो गई है, मैं भी पब्लिक फील्ड में ही रहता हूँ। आज तक मुझे किसी ओपिनियन पोल करने वाले ने नहीं पूछा है वो सवाल जिन सवालों को लेकर ये बताते हैं कि इस पर ओपिनियन पोल उन्होंने किया है। ये कहाँ ओपिनियन पोल करते हैं, किससे ओपिनियन पोल करते हैं, किसको पूछते हैं, क्या पूछते हैं, या ये अपने स्टूडियो में बैठ करके ही कुछ काल्पनिक सवाल, कुछ स्पॉन्सर्ड और स्क्रिप्टेड सवाल बनाते हैं, उन सवालों के स्क्रिप्टेड जवाब लिखते हैं और उन सब को रिसर्च का, मेथोडोलॉजी का एक झूठा, दिग्भ्रमित करने वाला, मिसलीडिंग जामा यानी कपड़ा पहना देते हैं और उसको सजा धजा के वैसे ही परोसते हैं जैसे शादी के समय दुल्हन को मेकअप करा के खड़ा कर दिया जाता है। होना तो ये चाहिए कि एक स्वस्थ डेमोक्रेसी में यह पता ही नहीं चले कि कौन जीतने वाला है। यह सवाल भी बहुत बेमानी है कि अगर पत्रकार किसी से पूछता है कि आप किसको वोट दीजिएगा, पहले तो पत्रकार में इतनी लाज शर्म या हया थी कि वो ये नहीं पूछता था कि आप किसको वोट दीजिएगा, वो ये पूछता था कि आपका मुद्दा क्या है। लेकिन अब वो बेशर्मी का पर्दा भी हट गया। जैसे फिल्मों में नग्नता आई है, वैसे पत्रकारिता में भी नग्नता आई, क्योंकि समाज का ही दर्पण है ये सब। और नग्नता का ये हाल है कि अब ये लोग पूछ देते हैं कि आप किसको वोट दीजिएगा, और भोली भाली जनता बता भी देती है। यह एक विचारणीय प्रश्न है कि क्या ऐसे प्रश्न पत्रकार पूछ सकते हैं? अगर नहीं पूछ सकते हैं तो क्या ऐसे प्रश्न पूछे जाने वाले लोग को चुनाव आयोग प्रतिबंधित कर दे? ये सब ऐसे प्रश्न हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आपको अजीब अटपटा लग रहा हो, लेकिन आप यकीन मानिए आने वाले 5 से 6 साल में ये सारे प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हो जाएंगे कि इस पर नियामक लाना पड़ेगा। ये 14 करोड़ लोगों के ओपिनियन को चंद मीडिया के दलाल, ये जो भांट हैं, ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं? हाउ कैन यू डू दिस? यह न सिर्फ यह ऑब्जेक्शनेबल है, बल्कि ये डेंजरस भी है। वो किसको जिता रहे हैं, नहीं जिता रहे हैं, ये प्रश्न नहीं है।
प्रश्न ये नहीं है कि ये महागठबंधन को जिता दें या एनडीए को जिता दें। प्रश्न ये है कि आप ये कैसे कह सकते हैं? और अगर यही सत्य है या ये लीगल है या ये एक्सेप्टेबल है, तो फिर चुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं है। फेसबुक पर एक पोस्ट डाल दीजिए और ऑनलाइन वोटिंग करा लीजिए कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। एक बार प्रशांत किशोर ने एक दलाल मीडिया को कहा है कि आपने दिखाया कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं, तो आप अमेरिका में जाके पूछे थे, आप इंग्लैंड में जाके पूछे थे, आप घर बैठे जो बता रहे हैं कि 150 सीट आएगा और 400 सीट उसको आएगा। हरियाणा में कांग्रेस को जिता रहे थे, तो वेस्ट बंगाल में बीजेपी को जिता रहे थे, तो आपको तो कुछ भी कर सकते हैं। यह जो दलाली का धंधा है, यह सबसे ज़्यादा फूलता फलता वहीं है कि जहाँ के लोग गुर्बती में रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं, कोई काम नहीं होता है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई इस राज्य की है कि जहाँ 80 से 85% लोगों के पास कोई टेंजिबल काम नहीं है। इसीलिए चारागाह बन गया है यूट्यूबर्स का, ये चारागाह बन गया पत्रकारों का, ये चारागाह बन गया ओपिनियन पोल करने वाले का, और ये चारागाह बन गया पॉलिटिशियंस का भी, ये चारागाह बन गया अपराधियों का। मोकामा को जिस तरीके से रोमांटिसाइज किया गया, एक व्यक्ति की हत्या हुई, जो व्यक्ति मारे गए उनकी भी आपराधिक छवि थी, उन पर भी मुकदमे कायम थे। जो व्यक्ति पर आरोप लगा है मारने का, वो भी हत्यारा ही है, वो भी अपराधी ही है, उनकी भी अपराधी ही छवि है। जो आरजेडी का कैंडिडेट खड़ा है वो भी वही है। अब आप सोच करके देखिए कि क्या मोकामा का मतलब सिर्फ अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, ललन सिंह, दुलारचंद यादव, पीयूष और फलाना ही है? तमाम मीडिया इस राज्य को, आप यकीन मानिए कि इस राज्य के नेगेटिव छवि क्रिएट करने में जितना हाथ राजनेताओं और अपराधियों का है, उससे ज्यादा बड़ा हाथ ये टीआरपी बटोरने वाले न्यूज़ चैनल और सब्सक्रिप्शन बढ़ाने वाले यूट्यूबर्स की भी है। एक से एक ड्रामेबाज एक्टिंग करते रहते हैं, एक्टिंग दिखाते रहते हैं और लोगों को रील बना बना करके, जैसे बिहार में अभी सूखा नशा प्रचलित हो गया है कि लोग व्हाइटनर और आयोडेक्स और बहुत सारे सिंथेटिक नशा कर कर के मस्त रहते हैं। वही सिंथेटिक नशा रील के रूप में इस राज्य में जिस तरीके से युवाओं में और समाज के अन्य वर्गों में परोसा जा रहा है, ये बहुत ही डेंजरस है। मेरी ये बात से आप इत्तेफाक न भी रख सकते हैं और आपको अधिकार भी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे प्रश्न आने वाले कुछ वर्षों में आपके सामने मुंह बाए वैसे ही खड़ा रहेगा जैसे आज की तारीख में मुंह बाए गरीबी, बेकारी और अपराध और तमाम तरह की समस्याएं खड़ी रहती है। यह भी एक समस्या है जो अभी दिख नहीं रही है, लेकिन इसकी विकरालता एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि यह समस्त इश्यूज को ली जाएगा। इसलिए समाज को इससे बचने की आवश्यकता है। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।